गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। आज मैं बात करने जा रहा हूं उस चित्तौड़गढ़ की जिसने हमें गर्व करना सिखाया, लेकिन जिसने हमें भावुक भी किया। उस चित्तौड़गढ़ की जिसके एक एक पत्थर में इतिहास रचा बसा पड़ा है। उस चित्तौड़गढ़ की जिसके एक एक पत्थर में शौर्य और पराक्रम की कहानियां रची बसी पड़ी हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं उस चित्तौड़गढ़ की जिसने शासन देखा बप्पा रावल का, जिनकी सीमा अफगान तक जाती थी, जिसने शासन देखा पृथ्वीराज चौहान के बहनोई सुमेर सिंह का, जिसने शासन देखा परम पराक्रमी राणा हमीर सिंह का, जिस चित्तौड़गढ़ ने राणा सांगा का शासन देखा, जिन राणा सांगा के छत्र के नीचे सभी राजपूताने की आन बान और शान चलती थी, जिस चित्तौड़गढ़ ने महाराणा प्रताप को बड़े होते हुए देखा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके की। आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। इस दुर्ग को बनवाया था मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद से इसको चित्रकूट नाम मिला। मेवाड़ की पुरानी महरों पर चित्रकूट नाम मिला है और चित्रकूट से अपभ्रंश होकर यह चित्तौड़ कहलाया। वही चित्तौड़गढ़ बना और उसी को चित्तौड़गढ़ का दुर्ग कहते हैं। दुर्ग क्यों कहते हैं? दुर्ग शब्द आया है मां दुर्गा से। मां दुर्गा हमारे भारत में जितने भी दुर्ग हैं, जितने भी किले हैं, उन सबकी रक्षा मां आद्यशक्ति करती है, मां दुर्गा करती है। तो मां दुर्गा से ये दुर्ग शब्द आया है, इसलिए दुर्ग के अंदर मां आद्यशक्ति को समर्पित मंदिर भी आपको मिलेंगे। ऐसे करके ये चित्रांगद से, चित्रकूट से चित्तौड़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहलाया। इसकी पूरी पेरीफेरी 13 किलोमीटर है। 700 एकड़ में यह विशाल दुर्ग बना हुआ है, जिसमें आज भी 5000 लोग रहते हैं। जिस दुर्ग में आज भी खेती होती है, यह पहला दुर्ग है जो इतनी बड़ी आबादी को समेटे हुए है। यह पहला दुर्ग है जिसमें खेती होती है। इस दुर्ग के 7 द्वार हैं जिनको पोल कहा जाता है। पाड़न पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल। पाड़न पोल की कहानी क्या है? पाड़न पोल की कहानी यह है, जब युद्ध चल रहा था चित्तौड़गढ़ में, मुगल और राजपूत एक दूसरे से भिड़े हुए थे, तब इतनी खून बहा, उतन खून की ऐसी नदी बही कि उसमें मरा हुआ भैंसा बहता हुआ चला गया। तो भैंसे को पाड़न कहते हैं, इसलिए उस द्वार तक बहता हुआ गया, उसको पाड़न पोल कहा गया। आप कल्पना तो कीजिए कितना खून बहा होगा जिसमें एक भैंसा बहता हुआ चला गया। तो इस दुर्ग के एक एक पत्थर में पराक्रम और शूरवीरता की कहानियां समाई हुई हैं। तो 7 द्वार से यह दुर्ग बनता है। इसका आधुनिक निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। वो राणा कुंभा जिन्होंने मालवा के शासक को अपने किले में 6 महीने तक कैद करके रखा था। वो राणा कुंभा जिन्होंने विजय स्तंभ भी बनवाया है। वो विजय स्तंभ जिसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि कुतुब मीनार भले ही ऊंचा है, लेकिन विजय स्तंभ के सामने वो तुच्छ है। विजय स्तंभ की कारीगरी, वास्तुकला इतनी अद्भुत है। उस विजय स्तंभ को बनाने वाले राणा कुंभा थे। तो राणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग ने 3 साके देखे हैं। साका क्या होता है? साका होता है जिसमें वीरांगना जौहर करती हैं, आग में कूदकर अपने प्राण दे देती हैं ताकि विधर्मी उनके शरीर को छू नहीं पाए, और हमारे वीर योद्धा केसरिया बांध बांध कर और अंतिम युद्ध करने के लिए चले जाते हैं। तो इस चित्तौड़गढ़ में 3 साका हुए। जौहर और केसरिया 3 बार हुआ। सबसे पहले राणा रतन सिंह के समय हुआ, पद्मावती के समय हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसको 6 महीने तक घेर के रखा, तब सबसे पहला जौहर और केसरिया हुआ। इस चित्तौड़गढ़ में दूसरा साका 1535 में हुआ। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने इस पर आक्रमण कर दिया था। तब रानी कर्णावती जो राणा सांगा की पत्नी थी, राणा सांगा कौन? जो एक सूरवीर शासक थे, एक छत्र राज्य जिन्होंने किया, उनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप सभी देख सकते हैं। तो राणा सांगा 1528 में चले गए। उसके बाद रतन सिंह 2-3 साल के लिए शासक बने। रतन सिंह की भी मृत्यु हो गई। विक्रमादित्य शासक बने। तब विक्रमादित्य की उम्र बहुत कम थी। रानी कर्णावती जो राणा सांगा की पत्नी थी, उन्होंने शासन की बागडोर संभाली और बाघ सिंह को उस दुर्ग का नेतृत्व दिया। बहादुर शाह ने आक्रमण किया। एक बार तो उसको धन दौलत देकर, खजाना देकर लौटा दिया, लेकिन फिर उसने आक्रमण किया। तब रानी कर्णावती के साथ 13,000 वीरांगनाओं ने जौहर किया था, आग में कूदकर भस्म हो गई थी। और बाघ सिंह के साथ अनेकों राजपूतों ने केसरिया किया था। दुर्ग का द्वार खोलकर टूट पड़े थे और अंत तक अपनी आखिरी श्वास तक लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये दूसरा साका हुआ। तीसरा साका हुआ राणा उदय सिंह के समय में। राणा उदय सिंह शासन में थे। महाराणा प्रताप की उम्र 28 वर्ष की थी इस तीसरे साके के समय। यह तीसरा साका हुआ। अकबर ने जब आक्रमण किया था चित्तौड़
चित्तौड़गढ़ पर। 4 महीने तक इस चित्तौड़गढ़ को घेर कर पड़ा रहा था। तब अंत में जयमल और पत्ता ने केसरिया किया और उनकी वीरांगनाओं ने 700 राजपूतानियों ने जौहर किया। तो पद्मावती के समय में 16,000 वीरांगनाओं ने, कर्णावती के समय 13,000 वीरांगनाओं ने और जयमल और पत्ता के समय 700 वीरांगनाओं ने जौहर किया और अनेकानेक राजपूत केसरिया बांधकर अंतिम श्वास तक लड़ते रहे। ऐसा यह चित्तौड़गढ़ जिसने 3-3 साके देखे हैं, जिसने इतना महायुद्ध देखा है, जिसने इतना महापराक्रम महाशौर्य देखा है, उस चित्तौड़गढ़ की आप क्या समझते हैं जौहर क्या होता है? हम जौहर को नहीं समझ सकते, हम केसरिया को नहीं समझ सकते, हम इन वीरों की भावनाओं को क्या समझ सकते हैं? एक देवगढ़ के राजकुमार हुए तो देवगढ़ के उन राजकुमार ने अपना एक वृतांत लिखा है जौहर का, क्योंकि अकबर की सेना ने उनके दुर्ग को घेर लिया था। अब अंतिम दिन आ पहुंचा था, रसद खत्म हो चुकी थी, उन्हें लड़ना ही था। तब उन्होंने अपनी सभी वीरांगनाओं को तो जौहर के लिए और खुद केसरिया बांधकर दुर्ग का दरवाजा खोलकर उन मुगलों पर टूट पड़े थे। तब वो राजकुमार अपना वो भाव लिख रहे हैं उस समय का, जब जौहर चल रहा था। बड़ा ही हृदय विदीर्ण करने वाला भाव उस राजकुमार ने लिखा। वो राजकुमार कहते हैं, जैसे ही दुर्ग का दरवाजा खुला हम बाहर निकले, लेकिन अंदर से आग की ज्वाला भभक रही थी। वो ज्वाला काली पीली ज्वाला थी। उस समय उन राजकुमार के मन में यह चल रहा था कि उस आग में उनकी पत्नी जल रही है, उनकी बहन जल रही है, उनकी मां उस आग में जौहर कर रही हैं। उन राजकुमार ने लिखा है कि उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था, उनके पेट में एक अजीब सी मरोड़ हो रही थी, क्योंकि अब उन राजकुमार को यह दिख रहा था कि अब युद्ध जीत भी गए सामने वाली सेना से तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अपने तो यहां जल गए, अपने तो यहां भस्म हो गए। उन राजकुमार ने बड़ा विदीर्ण करने वाला वो जौहर का वर्णन लिखा है। तो जौहर को हम नहीं समझ सकते, हम केसरिया को नहीं समझ सकते, हम साके को नहीं समझ सकते, हम इन वीर पराक्रमों की भावनाओं को नहीं समझ सकते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप तक थोड़ी सी भावनाएं पहुंचा सकूं। ये सभी मैं तथ्यात्मक कह रहा हूं, इस सब के पीछे जितने भी इतिहासकार हैं उन सब की बातों को मैं सामने रखूंगा। यहां सभी बातें तथ्यात्मक है, कोई कपोल कल्पना नहीं है, कुछ बातें जनश्रुति से ली जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं इस चित्तौड़गढ़ के युद्ध को। तो कहानी शुरू होती है शक्ति सिंह से। शक्ति सिंह अपने पिता उदय सिंह से नाराज होकर अकबर के खेमे में चले गए थे, लेकिन एक बार उन्होंने अकबर को चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण की योजना करते हुए सुना। जब शक्ति सिंह को इस योजना के बारे में पता चला तो वो वहां से चित्तौड़गढ़ में आए और अपने पिता उदय सिंह को ये सारी बात बताई। जब शक्ति सिंह ने अकबर की योजना के बारे में राणा उदय सिंह को बताया तो राणा उदय सिंह ने सभी सामंतों के साथ बैठक करी और विचार किया कि क्या किया जाना चाहिए। राणा उदय सिंह चित्तौड़ में रहकर ही अंतिम श्वास तक लड़ने के पक्ष में थे, लेकिन सभी सामंतों ने समझाया राणा उदय सिंह को, आप अगर जीवित रहे तो हम युद्ध फिर लड़ते रहेंगे, आपको इस दुर्ग से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग की एक सबसे बड़ी कमी थी, वो थी इसके चारों ओर एक समतल मैदान था। इसीलिए बड़े बड़े आक्रमणकारियों ने इस समतल मैदान का भरपूर उपयोग किया। वो अपना सेना का पड़ाव डालकर इसको घेर कर पड़े रहते और जब तक इस दुर्ग की रसद खत्म नहीं हो जाती तब तक वो टिके रहते। अंत में आकर राजपूतों को, योद्धाओं को केसरिया करना पड़ता, निकलना पड़ता। तो इस दुर्ग की, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की वो समतल मैदान सबसे बड़ी कमी था। ये सामंत जानते थे, इसलिए सामंतों ने राणा उदय सिंह को उस दुर्ग से निकालकर गोंगुदा में पहुंचा दिया। 5000 राजपूतों के साथ राणा उदय सिंह वहां से निकल गए और इस दुर्ग की जिम्मेदारी जयमल और पत्ता को दी गई। जयमल राठौड़ मेड़ता के राणा थे, ये भक्तिमती मां मीराबाई के भाई थे। इन्हीं जयमल राठौड़ को इस दुर्ग की जिम्मेदारी दी गई। इनके साले फतेह सिंह, जिनको हम फत्ता या पत्ता कहते हैं, उनको इस दुर्ग की जिम्मेदारी दी गई। राणा उदय सिंह 5000 राजपूतों के साथ गोंगुदा चले गए। और महाराणा प्रताप कहां थे इस पूरे युद्ध के समय? इसमें दो बातें हैं। इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में थे, कुंभलगढ़ में राणा उदय सिंह ने उनको आज्ञा दी थी, लेकिन जनश्रुति कहती है कि महाराणा प्रताप इस चित्तौड़गढ़ में अंत तक टिके रहे, अंत तक मुगलों का सामना करते रहे और खुद महाराणा प्रताप के नेतृत्व में ही केसरिया होना था। खुद महाराणा प्रताप ही अंतिम युद्ध लड़ने वाले थे। लेकिन जब अंतिम दिन सभी राजपूतों के साथ महाराणा प्रताप ने भोजन किया तो उनके भोजन में मूर्छा की दवा मिला दी गई और उनको और उनकी पत्नी अजब्दे पवार को वहां से निकालकर केशव चारण के द्वारा गोंगुदा में पहुंचा दिया गया। यह जनश्रुति है, इसका कोई तथ्यात्मक नहीं है। इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ में ही इतिहासकार बताते हैं। और जब राणा उदय सिंह इस चित्तौड़गढ़ को छोड़कर गोंगुदा चले गए, इस पर इतिहासकारों ने राणा उदय सिंह को कायर कहा है। इस पर ओझा जैसे
से इतिहासकारों ने राणा उदय सिंह को विलासी कहा है। इस पर कर्नल जेम्स टोड ने तो इतना कह दिया है कि अगर राणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में ये राणा उदय सिंह नहीं होते तो इतिहास के पन्ने ज्यादा उज्जवल होते। तो बहुत से इतिहासकारों ने राणा उदय सिंह पर यह इल्जाम लगाया है, यह आरोप लगाया है कि राणा उदय सिंह कायर थे, उनको अंतिम श्वास तक चित्तौड़गढ़ में लड़ना था। लेकिन कुछ इतिहासकार, गोपीनाथ शर्मा जैसे इतिहासकारों ने राणा उदय सिंह का पक्ष लिया है। यह राणा उदय सिंह ने अच्छा किया कि वो उस दुर्ग को छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि राणा के जीवित रहते हुए फिर से सेना इकट्ठी करी जा सकती है, फिर से युद्ध लड़ा जा सकता है। अगर राणा ही युद्ध में मारे गए तो पूरे के पूरे प्रजा का और सेना का सबका मनोबल टूट जाता है। तो राणा उदय सिंह के पक्ष और विपक्ष में दोनों तरीके के तर्क इतिहासकार देते आए हैं। जब जयमल और पत्ता को दुर्ग की जिम्मेदारी देकर राणा उदय सिंह चले गए तब इस दुर्ग में 8000 राजपूत थे और 1000 बंदूकची थे जो इस्माइल खान के नेतृत्व में लड़ रहे थे। इस्माइल खान एक अफगान था जिसने इस चित्तौड़गढ़ के युद्ध में बड़ा सहयोग दिया था। उसके अलावा 30,000 यहां पर आम जनता थी, आम किसान थे, आम लोग रहते थे। ये चित्तौड़गढ़ की सुदृढ़ चार दीवारी थी। इस चित्तौड़गढ़ को 20 अक्टूबर 1567 को अकबर ने 60,000 मुगल सैनिकों के साथ आकर इस चित्तौड़गढ़ को पूरी तरीके से घेर लिया, पूरी तरीके से पड़ाव डाल लिया। क्यों? क्योंकि पहले की नीति यही थी कि तब तक घेरे रखो, तब तक घेराबंदी करे रखो जब तक दुर्ग में रसद समाप्त नहीं हो जाए, क्योंकि उसके बाद योद्धाओं को बाहर आना ही पड़ेगा। तो अकबर ने इसी नीति के तहत पूरे दुर्ग को घेर लिया। अब अकबर ने पूरा ध्यान चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जीतने में कर दिया। अब युद्ध शुरू होता है। अकबर रोजाना दुर्ग की दीवारों को तोड़ने का प्रयत्न करता है। अकबर के मुगल सैनिक रोजाना दुर्ग के भीतर घुसने के प्रयत्न करते हैं, लेकिन इस घुसने के प्रयत्न में रोजाना सैकड़ों मुगल सैनिक राजपूतों द्वारा मारे जाते हैं। राजपूत बड़ी अद्भुत सूरवीरता के साथ अपने दुर्ग की रक्षा कर रहे थे, रोजाना मारे जा रहे थे। अकबर को 2 महीने बीत गए लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। न किले की दीवार टूट रही थी, न किले का दरवाजा टूट रहा था। अपनी तोपों की संरचना उसने लाखोटा दरवाजे पर लगा रखी थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। 2 महीने बीत गए। तब अकबर ने एक सैनिक को बुलाया। वो सैनिक अकबर के पिता हुमायूं के साथ बहादुर शाह से लड़ चुका था गुजरात में। बहादुर शाह जिसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसके समय में दूसरा साका हुआ, जिसके समय में दूसरा जौहर और केसरिया हुआ। तब अकबर ने उस सैनिक को पूछा कि इस दुर्ग को कैसे जीता जा सकता है, बहादुर शाह ने इस चित्तौड़ के दुर्ग को कैसे जीता था। तब उस सैनिक ने अकबर से कहा, शहंशाह आप इस चित्तौड़ को ऐसे नहीं जीत सकते, इसकी किले की दीवारें इतनी ज्यादा सुदृढ़ हैं कि इसको नहीं जीता जा सकता, इनको नहीं तोड़ा जा सकता, इसमें फिर कैसे प्रवेश किया जाए। तब उस सैनिक ने अकबर को यह सबात बनाने की तरकीब दी। सबात क्या होती है? सबात एक भूमिगत रास्ता होती है। उस भूमिगत रास्ते के जरिए बारूद भीतर तक पहुंचाया जाता है। अंत में उस बारूद में विस्फोट किया जाता है ताकि दुर्ग की दीवारों को ढहाया जा सके, ताकि मुगल सैनिक उस दुर्ग के भीतर प्रवेश कर सके। तो ये सबातें बनाने का आदेश अकबर ने दिया। 2 सबातें बनाई गई और उन दोनों सबातों में एक में 80 मन बारूद और एक में 120 मन बारूद उन्होंने धीरे धीरे आगे पहुंचाना शुरू किया। इन सबातों को बनाने में 5000 मजदूरों को काम में लाया गया। मजदूर मरते जा रहे थे और सबात बनाते जा रहे थे। मुगल सैनिक रोजाना प्रयत्न करते, राजपूत अपने मोर्चों से तीर और बंदूक की गोलियों की बरसात करते रहते। 200 मजदूर रोजाना मारे जाते, लेकिन अकबर ने मजदूरों की एक एक मिट्टी की परात को सोने की असरफियों से तौल दिया था। सोना लुटाया जा रहा था, सबात बनाई जा रही थी, दुर्ग को जीतना था। 2 सबातें बनाई गई, एक में 80 मन बारूद भरा गया, एक में 120 मन बारूद भरा गया। लेकिन यह सबात अकबर के लिए बहुत ही बुरा सबक साबित हुई। क्यों? क्योंकि इन सबातों में विस्फोट करना था। धीरे 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 करके बारूद अंत तक ले जाया गया, धीरे धीरे करके बारूद किले की दीवार के नीचे तक ले जाया गया। लेकिन एक सबात में विस्फोट किया। जब एक सबात में विस्फोट हुआ, दीवार गिरने लगी तो राजपूत भागे उस दीवार की रक्षा करने के लिए, मुगल भागे उस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए। लेकिन एक सबात में धमाके के बाद दूसरी सबात में जो बारूद था उसमें अपने आप धमाका हो गया और उस धमाके में 200 मुगल हवा में उड़ गए और 40 राजपूत भी उसी में मारे गए। इतना भयंकर धमाका हुआ था कि 50 कोस तक उसकी गूंज, उसकी आवाज सुनाई दी थी। अकबर के इसमें 20 करीबी रिश्तेदार भी मारे गए थे।
अकबर इस विस्फोट से बहुत ही दुखी और बहुत ही विचलित हो गया। 17 दिसंबर 1567 को दोनों सबात बेकार चली गई, इतने दिनों की मेहनत बेकार चली गई, लेकिन अकबर ने हार नहीं मानी। अकबर ने अब अपने नेतृत्व में इन सबातों का निर्माण शुरू कराया और खुद रहकर वहां पर इन सबातों के निर्माण पर पूरी देखरेख रखी। इसी एक देखरेख में